सो आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का इंटीग्रल्स। ठीक है, सो देखिए डिटेल में पूरा अपन इस चैप्टर को कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन अपन ने अच्छे से किया है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि आज की क्लास में इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले भी देखते चलेंगे, साथ ही इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आपके हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा सीबीएसई के 2022-23 के सिलेबस में जो है हम उसी को कवर कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए ना चैप्टर 7 तो पूरा ही आपको करना है, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 7.8 जो है वो आपके सिलेबस से कट हुई है, राइट। तो चैप्टर 7 तो ऑलमोस्ट पूरा ही अपने को करना है। बाकी स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे के सारे इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके फॉर्मूले सारे के सारे आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो उन सारे फॉर्मूलों को हम देखेंगे, ठीक है। और लगेगा तो कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। क्वेश्चन हम इस क्लास में ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, और क्वेश्चन आप खुद से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो प्रैक्टिस आप खुद करिए क्वेश्चंस की। यहाँ पर अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट यानी जो मेन पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को अपन देखेंगे, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कहीं पर अटक रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो के थ्रू चैप्टर 7 के और कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है, राइट। सो यहां पर इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब किसी फंक्शन का जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो हमको एक कोई ना कोई फंक्शन मिल जाता है, राइट। उसका डेरिवेटिव किया तो कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। अब इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, अगर आप इसी को इंटीग्रेट कर, एक मिनट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ आपने एफ ऑफ एक्स किया, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो आपको इसका डेरिवेटिव मिल गया। अब इसी डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आपको इसका इंटीग्रल मिलता है। और इंटीग्रल आपका वही फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव आपने किया था। तो जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। जो प्रोसेस है उसको अपन इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब कि किसी भी फंक्शन को जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वो जो रिजल्ट होता है वो डेरिवेटिव होता है। जो पूरी प्रोसेस होती है वो अपनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है, राइट। अब आगे चलें अपन यहाँ पर। सो देखिए ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं और इन्हीं के उल्टे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो फॉर्मूले सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है, अगर दो फंक्शन प्लस में है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या फिर सिंपल समझ लो एक्स प्लस 2x एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो सीधी सी बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो। इसके बाद फॉर एनी रियल नंबर के, अगर कोई के कांस्टेंट है, मान लो इस तरीके से 5x को अगर आपको इंटीग्रेट करना है, 5x को अगर इंटीग्रेट करना है तो सीधी सी बात है कांस्टेंट को आप बाहर करोगे और x का इंटीग्रेशन करोगे जो भी वेरिएबल आपको दिया है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि यहाँ पर देखिए एंटी डेरिवेटिव मतलब ही आपका होता है इंटीग्रल, ठीक है। किसी भी फंक्शन का जो भी आपको दिया है, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है, तो उसी को अपन एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फॉर्मूले आपको क्लियर है ही अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है कि दो फंक्शन हैं, तो अपन ने क्या किया, साइन एक्स में अपन ने अलग कर लिया इंटीग्रेशन को, प्लस कॉस एक्स में अपन ने इंटीग्रेशन को अलग कर लिया। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू दिस। अब एक चीज और यहीं कहीं मैं आपको समझाना चाहूंगी, यहां पर समझा देती हूं कि कभी भी अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां पर दो टाइप के आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, दो टाइप नहीं यानी दो पार्ट में इंटीग्रेशन को हमने डिवाइड किया गया है। एक आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब कि इसका जो भी इंटीग्रल होता है, ठीक है, वो डेफिनिट नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। वो कैसे, अगर आपने डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, cos x मिलता है, राइट। और इसी तरीके से अगर आपने डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको cos x ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि cos x जो है ये sin x का भी डेरिवेटिव है, और sin x में अगर कोई कांस्टेंट हम ऐड कर दें तब भी वही बात आ रही है, cos x ही आ रहा है। इसीलिए जब इंटीग्रेशन हम करते हैं
तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा, इसका साइन एक्स प्लस सी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस सी हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ ऐड भी हो सकता है, नहीं भी, अब इसमें हो सकता है प्लस जीरो हो, तो वो जीरो पे तो एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर सी अपन लगा देते हैं, इसलिए अपन प्लस सी लगाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ लिमिट्स रहती हैं, ए टू बी लिमिट्स रहती हैं, तो ऑब्वियसली एक लिमिट के अंदर चीज होगी तो ऑब्वियसली वो फिक्स्ड होगी, उसका जो भी आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का आपको एक यूनिक आंसर मिलता है। इनडेफिनेट का जो आंसर आता है ऑब्वियसली वो डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहां पर अगर देखा जाए डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है इसका जो आंसर आएगा वो आपको यूनिक आंसर मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ये हो गई बात इसकी। अब यहां पर इसको अपन करते हैं कंटिन्यू, तो साइन एक्स डीएक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, तो फॉर्मूला क्या है अपना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से उल्टे चलेंगे, कॉस एक्स का हो जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया प्लस सी तो आपको लगाना ही लगाना है जब डेफिनेट इंटीग्रल। तो अंतर कैसे समझोगे, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है आपका, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट रहती है आपके पास, ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो यहाँ पर तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर cos 2x स्क्वायर आप इंटीग्रेट करते हो तो सेकंड वाले की अपन बात करते हैं, तो सेकंड, ठीक है, तो सेकंड को अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब इसी से एक चीज और समझ में आ जाएगी, cos 2x का हो जाएगा आपका sin 2x। ठीक है, अब देखो जब अपन डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव में क्या करते थे कि ये जो 2x रहता था, ठीक है, तो यहां से 2 अपना मल्टीप्लाई में आता था डेरिवेटिव में, बट यहां पर क्योंकि इंटीग्रल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है, तो यहां पर ये जो x के मल्टीप्लाई में जो भी रहेगा उसी से अपन यहां पर डिवाइड करेंगे, तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी तो अपना लगना ही लगना है। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है अपना 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो इसको करते हैं फटाफट से, तो थर्ड नंबर का अपना क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये जो अपन बेसिक से एग्जांपल कर रहे हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट कम समझ रहे हैं, मेन क्वेश्चन तो आप जितने भी चाहो लगा सकते हो, तो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन आप लगा ही लोगे। चलो, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो देखो यहाँ पर अब प्रॉपर्टी लग रही, जो प्रॉपर्टी अपन ने समझी, ये इंटीग्रेशन के बाहर आई मीन 3 कांस्टेंट बाहर कर दिया, ये इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट है अलग करो, ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स। अब आराम से इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ आई इक्वल टू लेके चलो, ताकि ये मतलब क्या है अपना इंटीग्रल। अब देखो ये 3 एज इट इज है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है एक्स की डिग्री n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की डिग्री 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, प्लस ये हो जाएगा 4 एक्स क्यूब, तो एक्स की डिग्री 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 यानी 4 और प्लस सी तो लगना है, 4 से 4 यहाँ कैंसिल, 3 से 3 यहाँ कैंसिल, जो आंसर है आपका ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की डिग्री 4 प्लस सी। तो मतलब यहाँ पर अपन ने प्रॉपर्टी भी समझ ली और बेसिक से क्वेश्चन से कई सारी और कॉन्सेप्ट अपन समझ लिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बात आती है मेन क्या है कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन को अगर आपको करना है तो यहाँ पर कई सारी मेथड काम करेंगी, जैसे कि अपन ने डेरिवेटिव के लिए पढ़ा था कि डेरिवेटिव में भी कई सारी मेथड्स होती हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मेन चीज क्या है समझने लायक, कि क्वेश्चन को देख के आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो कहानी है वो तो ठीक है, अपन इस एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर देखो ये इसको देखो आप, ये आपका फंक्शन है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स 2x इसके मल्टीप्लाई में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं और ऑब्वियसली प्लस में भी नहीं है, कुछ कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो, सीधा सीधा इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगता है तब अपने को क्या देखना होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव क्या है, जिसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 2x मिलता है, बस यहीं पर आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको आप t सब्स्टिट्यूट कर लो, t या कोई भी दूसरा वेरिएबल, राइट। तो अपन ने सपोज कर लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो भी आप दूसरा वेरिएबल सपोज करोगे उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, t को किया x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx आ गया, और यहां से ये 2x dx अपन अलग कर लिया और dt। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अपने को 2x दिख रहा है और ये dx दिख रहा है, 2x dx की जगह पे अपन ने dt लिख दिया, साइन अपना एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे अपन ने t लिख दिया, तो ये आ गया साइन t dt, और इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर दो। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन x में है तो आंसर भी अपने को x में देना है, मतलब वापस से रिप्लेस करना होगा। तो साइन t का हो जाएगा माइनस का cos t प्लस c, अब t क्या था अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ रख दिया, काम खत्म। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऐसे काम करेगा कि अगर आपको वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिख जाए जिसका डेरिवेटिव भी आपके फंक्शन के अंदर ही प्रेजेंट हो, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ के रखो। आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आराम से किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो कि आपके फंक्शन के अंदर ही कोई ऐसी वैल्यू जिसका डेरिवेटिव आपके फंक्शन में ही प्रेजेंट हो, तो ये चीज दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब ये जो कुछ रिजल्ट आए हैं आपके, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आए। तो डिटेल वीडियो में इन सारे के सारे जो आपके फॉर्मूले इनको अपन ने डिराइव किया था,
तो डिटेल वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार डिराइव कर लिया तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर अपने आप ही ध्यान में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये किया था और फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगली जो मेथड आती है वो आती है आपकी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स अगर देखा जाए तो cos स्क्वायर एक्स अपने cos 2x के फॉर्मूले में आता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लो और आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर दो, राइट। क्योंकि डायरेक्ट cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो अपने पास नहीं है, तो अपन ने क्या किया, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से अपन ने क्या किया, ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया और ये 2 डिवाइड में आ गया। तो इस तरीके से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फाइंड कर ली और यहाँ पर रख दी। ये जो 1/2 था इसको बाहर कर दिया, राइट, और 1 + cos 2x। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर लोगे क्योंकि 1 को भी आप इंटीग्रेट कर लोगे और cos 2x को भी आप आराम से इंटीग्रेट कर लोगे। तो 1 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि x के मल्टीप्लाई में जो होता है इंटीग्रेशन में उसी से डिवाइड करते हैं और ये लगा दिया +c। अब चाहो तो ये 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और काम खत्म, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं पर भी नहीं जाने वाली, सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करके भी आप किसी भी फंक्शन को ऐसे चेंज कर सकते हो जिससे आप उसको आराम से इंटीग्रेट कर सको। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको तो कहीं से भी नहीं छोड़ना है। देखो ये तो कुछ फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, ये तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा आपको दिख जाए तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला तो लगा ही दोगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके के इंटीग्रल होते हैं जो आपको डायरेक्ट नहीं दिए जाते, आपको इनको ही सॉल्व करके इस तरह के किसी भी फॉर्मूले में चेंज को करना होता है। अब जैसे इसको अगर आप देखो, ये क्या है, dx/ax² + bx + c, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, dx/रूट के अंदर ax² + bx + c। अब इन दोनों को ही चेंज करने का तरीका सेम ही है, अब एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों को चेंज करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप क्या करो, बस यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो और यहाँ पर x² - a² या फिर इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। और ये रूट वाला है तो इनके लिए रूट वाला कोई भी फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के। अब बात करते हैं इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्म, इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों में भी सेम पूरा काम है, बस यहाँ पर क्या है, देखो px + q / ax² + bx + c है, और यहाँ पर क्या है, px + q अपॉन में क्या है, रूट के अंदर ax² + bx + c, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, बस यहाँ न्यूमरेटर में px + q आ गया है। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर में आपको दिया है, ठीक है, जो न्यूमरेटर में आपको दिया है वो अपन ने यहाँ पर लिख लिया, इक्वल टू a/d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। न्यूमरेटर ये अपना न्यूमरेटर है, ठीक है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और बस इसको सॉल्व करके आपको कंपेयर वगैरह करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल करेंगे और एक बार क्लियर होगा। तो एक एक एग्जाम्पल अपन सबके करते चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अपना कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके बाद इसमें वही सेम तरीका, देखो इस तरीके से आप चेंजेस को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ ये 3 फॉर्मूले और हैं, ठीक है, और इस तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट अगर मान लो इस तरह का फॉर्म आ जाता है तो देखो चेंज करने का तरीका इसमें भी, इन दोनों में ही चेंज करने का तरीका यही सेम है, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब देखो, अब ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, dx/रूट के अंदर ax² + bx + c। तो बस फॉर्मूला रूट वाला बनेगा, राइट, रूट नहीं होता तो बिना रूट वाला फॉर्मूला बनता, बट चेंज करने का तरीका सेम है। तो इस एग्जाम्पल को कर लेंगे ना, तो इस तरह के ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके ये कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, आपको 3x² + 6x + 12 दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है कि x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x² के मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, तो 3 को हटाने के लिए 3 कॉमन ले लो। तो हमने क्या किया, ये 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x², यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 4x, राइट। अब देखो ये रूट के अंदर ये 3, तो √3 हटा दो, अलग कर दो कॉन्स्टेंट ही, तो ये √3 अपन ने अलग कर दिया, और रूट के अंदर ये x² 2x + 4 अपन ने ये अलग कर लिया। ओके, समझ गए बात को। तो 1/√3 अपना बाहर ही चल रहा है। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, देखो ये जो x वाला टर्म होता है यही इंपॉर्टेंट है कि a - b का बनेगा कि a + b का बनेगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है, मतलब कि यहाँ पर x + a का फॉर्मूला ही बनेगा। तो ये 2x वाला जो टर्म होता है इसी में आप 2 से डिवाइड करो, कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, मतलब कि जो वैल्यू आई है उसी के स्क्वायर को, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर इस वाले टर्म में अपन 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसी के स्क्वायर को अपन यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ध्यान दीजिए, 2x में +1 किया और -1 किया, तो सीधी सी बात है ये तो 1 + 1 तो दिख रहा है, लेकिन -1 का क्या होगा, यहाँ पर 4 था ना, तो 4 में से 1 गया तो 3 तो बचेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट अपन ने कर दिया। अब ध्यान दो कि इन तीनों टर्म को अगर आप देखो तो यहाँ से इन तीनों टर्म से बन रहा है x + 1 का होल
स्क्वायर, ठीक है। और ये 3 जो है अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो √3 का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। अब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, बस तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, काम खत्म, ठीक है। चलिए सो एक और एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है, ये दूसरे टाइप का अपना है। यहाँ पर अपन ने ये फॉर्मूला देखा ना, ये वाला और ये वाला, तो इसमें दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। देखो इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, और इसमें यहाँ पर रूट है। रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे अपना कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें ये रहा 3x प्लस 1 और ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, मतलब कि ये हो गया आपका पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये इंटीग्रेशन और ये dx। तो ये वाला अपना फॉर्म है, इसमें रूट नहीं है। अगर रूट भी आ जाता तो अपना फॉर्मूला रूट में बनता, सिंपल। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि सब्स्टिट्यूशन से तो हो नहीं रही है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से देखें तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करने पे ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ये अपना वही फॉर्म है जो अभी अपन ने देखा। चलो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर प्लस बी, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये प्लस बी आ गया। इसके बाद ये 3x प्लस 1 अपना एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर देखो x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर कर लिया, और a और b की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन कहाँ रखेंगे, यहां पर, ठीक है। ये जो है यहां पर अपन a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां रखेंगे। इससे क्या होगा कि 3x प्लस 1 की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं और आराम से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहां पर अपन वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान दो, ये ध्यान दो यहाँ पर रख रहे हैं अपन। तो a की जगह पे अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर a क्या आया अपना 3/4, तो 3/4 4x माइनस 2 एज इट इज, प्लस b की वैल्यू क्या आई 5/2, तो 3x प्लस 1 की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज, dx अपना एज इट इज। अब देखो, अब यहाँ पर बीच में प्लस है, तो इसके साथ डिनोमिनेटर आप अलग कर लो, प्लस इसके साथ डिनोमिनेटर आप अलग कर लो, तो दो इंटीग्रल में ये चेंज हो गया, राइट। तो देखो ये अलग इंटीग्रल हो गया, ये अलग इंटीग्रल हो गया, ठीक है। 3/4 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, 5/2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया। अब आप देखो, अब यहाँ पर कोई मेथड लग सकती है क्या, तो अब थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 4x माइनस 2 मिल रहा है, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो वो आप कर लोगे। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये अपना पहला वाला फॉर्म है, dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 को हटाने के लिए सबसे पहले 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ 2 था तो 2 2 यहाँ 4 हो गया। क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर बचा था अपना 2 कॉमन लेके 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो 1/2 आया, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगना था वो लग गया। यहाँ पर तो अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो आराम से ये हो गया। ओके ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करना, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए अब अगला जो आता है अपना वो आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना अपने को पड़ता है। देखो इंटीग्रेशन तो बाद का काम है, पहले अपने को पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, मतलब कि जो अपने पास फ्रैक्शन होता है उसको अपन पहले तो ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके अपन इंटीग्रेशन करने लायक बनाते हैं। सो यहाँ पर ये तो सिंपल है कि न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में अगर x माइनस 1 या x माइनस 2 है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 करके अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। और अगर स्क्वायर है तो कुछ नहीं है, एक बार अपन x माइनस 1 की डिग्री 1 और दूसरी बार में x माइनस 1 की डिग्री 2, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पर ये अलग अलग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो अलग अलग कर लो ए बी सी के साथ। इसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस, देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं, एक्स माइनस ए यहाँ आ गया, फिर एक्स माइनस ए का स्क्वायर यहाँ करेंगे और एक्स माइनस बी तो अपना एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझो आप कि ये एक्स माइनस ए तो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप बोलेंगे इसके फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन फैक्टर कर लोगे तब तो आपका आराम से इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टर नहीं होते हैं तब क्या करना है, उसके लिए ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर आप डिग्री 2 देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो रही है। तो वही वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए फिर क्या करते हैं कि देखो ये एक्स माइनस है तो अपना हो गया ए अपॉन एक्स माइनस ए, बट इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पर आता है अपना बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो एज इट इज रहता है, और इस तरीके से कर लेते हैं। बस इन क्वेश्चन में हमेशा ये चीज ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उसको पहले अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है, समझ गए बात को। सो यहाँ पर अगर देखो इसी से अपन समझ लेते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर को, अगर क्लियर नहीं है, हालांकि अभी तक क्लियर होना चाहिए क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, सारी चीज अपन डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं। जैसे अगर देखो 2x + 3, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर देखिए ये तो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करना तो आप क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर दिख जाएंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन ही होने वाला है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन तो काम बाद का है, पहले इसको फ्रैक्शन जो है अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने सिर्फ इतना पार्ट उठाया, इंटीग्रेशन नहीं, और इसको भाई a/x - 3 b/x + 1, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेके ये सॉल्व करा और फिर क्या करा अपन ने, x का जो कोफिशिएंट था उसको कंपेयर करा तो a + b = यहाँ पर 2 आ गया, और a - 3b से कंपेयर करा तो 3, तो a - 3b = 3। इनको सॉल्व करेंगे आप, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर a और b की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने रख दी। अब आप देखिए क्या आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर 9/4 अपना बाहर, 1/x - 3 और 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 1। आराम से यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा log x - 3, ये हो जाएगा log मॉडुलस x + 1, और इस तरीके से प्लस ही तो लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि ये है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल। चलिए, तो ये आ गया आपका आंसर, इस तरीके से करना। तो ये बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट अपन समझ सकें। अब अगला, तो अगला एग्जांपल जो है इससे आप क्लियर तरीके से समझ जाएंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। सो यहाँ पर आपने देखा न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है, मतलब इक्वल आ गया। ठीक है, तो वैसे डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए, बट अगर ज्यादा नहीं है, बट अगर इक्वल भी है तब भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करना आप सभी को आता है। डिवाइड करने के बाद हमने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया, और अब आराम से आप देखो ये 1 को तो आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे, और यहाँ पर बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x² + 1, ठीक है, 1 को आप इंटीग्रेट कर दोगे आराम से, ठीक है, लेकिन इसको तो आपको अलग से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस पूरे के पूरे पार्ट को अपन ने अलग उठाया, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो कंडीशन है वो लगाई। तो देखो x के लिए तो आ गया a/x, बट यहाँ पर x² + 1 है जिसको अपन फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आ गया bx + c/x² + 1। आप यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करके तो a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये कर ली, ठीक है, बट अपने को इतने पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो इतने पूरे को अपन ने उठाया i = ये 1 dx, और देखो इस पूरे की जगह पे अपन को ये लिखना है, तो अपन ने ये लिख लिया, और अब आराम से इंटीग्रेट कर लो। 1 का हो गया x, 1/x का हो गया log मॉडुलस x, और इसके बाद इसका हो गया अपना 1/2 log 1 + x², और इसके बाद इसका हो गया अपना tan इनवर्स x + c। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे, तो ये आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, पार्शियल फ्रैक्शन को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे फॉर्मूले हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो अब आगे आता है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब दो फंक्शन अपने को मल्टीप्लीकेशन में दिए हों तब अपन उनको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये अपना फॉर्मूला है। बट यहां पर एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, ILATE, ये वाला ऑर्डर। I मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर को फॉलो करके अपने को चलना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है, राइट। सो यहाँ पर देखो ये आ गया अपना x cos x, पहला एग्जांपल कर रहे हैं अपन, इसके लिए फॉर्मूला आप देख लो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट अपने को लगाना है, ठीक है। तो ब्रैकेट का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन dx, तो ये लगा, इस ब्रैकेट को तो सॉल्व करो ही करो, बाद में इस ब्रैकेट से जो रिजल्ट आ रहा है उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। सो देखिए यहाँ पर x cos x को अपन आराम से इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पर आप देख लो, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ये इंटीग्रेशन और ये बाहर dx, बाकी ये ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब देखो x एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ये माइनस साइन एज इट इज लगा हुआ है। देखो ये वाला इंटीग्रेशन ये रहा, ये dx अपना ये रहा। अब ये ब्रैकेट को अपन सॉल्व करते हैं तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, cos x का क्या हो गया अपना इंटीग्रेशन sin x। अब sin x को आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, तो sin x का होता है माइनस cos x, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस cos x, और ये काम खत्म। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप समझ सको। चलिए एक एग्जांपल और देखो, log x की अगर बात करें तो log x के मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्योंकि log x के लिए डायरेक्ट अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है,
समझ रहे हैं बात को। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके अपन इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो अपन ने 1 ले लिया। अब क्योंकि सीधी सी बात है log x को अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको सेकंड फंक्शन ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। आराम से इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और आपको मिल जाएगा x log x माइनस x प्लस सी। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से आपके जितने सारे इनवर्स फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, इन सभी को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में आप 1 लो और आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप दिस। तो भाई ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लगती बहुत छोटी है लेकिन जब इसके क्वेश्चन अपने सामने आते हैं तो कई बार अपन पहचान नहीं पाते, जबकि बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको ये फॉर्म बनाना होता है और फॉर्म देखना होता है, राइट। सो यहाँ पर देखिए ये क्या, e की डिग्री x और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको मिल जाए तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो e की डिग्री x f ऑफ x, लेकिन फॉर्म दिखना चाहिए। अब देखो ये तो सिंपल सा है, ये तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। यहाँ आपने देखा e की डिग्री x, यहाँ क्या है tan इनवर्स x और यहाँ क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x का ही डेरिवेटिव ये है, मतलब ये फॉर्म आपका बन गया, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट आपने आंसर कर दिया e की डिग्री x tan इनवर्स x प्लस c, काम खत्म। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, और डायरेक्ट नहीं दिखेगा मतलब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है और ये बहुत अच्छा है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दिख रहा है e की डिग्री x। अब e की डिग्री x तो दिख गया, अब आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्म बन सकता है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर यहाँ -1 होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के एक ए प्लस यानी एक्स प्लस 1 तो कैंसिल हो जाता, तो मतलब -1 चाहिए था, बट -1 नहीं है, तो -1 नहीं है तो क्या करें, -1 को लाएंगे, तो -1 करेंगे तो +1 भी करेंगे, तो हमने वही किया। देखो ये वाला +1 तो अपना ये लास्ट में अपन ने रख दिया और अपन ने अपने यहाँ पर ऐड किया -1 और एक +1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1 तो अपना ठीक है, और ये 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ इसको अलग कर लिया और 1 + 1 2 के साथ इसको अपन ने स्प्लिट अलग कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो एक एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर ये 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अब आप अगर देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये अपना फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। सो इस तरीके से ये अपना फॉर्म बन गया और इस तरीके से अपन ने इसका डायरेक्ट आंसर कर दिया, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। समझ के बात को, चलो अब आगे चलेंगे। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल समझ ही गए होंगे कि इसका जो भी आंसर आएगा हमेशा वो आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, राइट। सो अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो सेम रहेगा सब कुछ, आपका फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, जो भी आपको वेरिएबल दिया उसके रिस्पेक्ट में, बस यहाँ पर आपको एक लिमिट देखने को मिलेगी कि इस लिमिट के अंदर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि प्लस सी आपको नहीं मिलेगा देखने को। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर भी रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स सॉरी इसमें अगर आप वैल्यू रखते हो तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ऑफ बी प्लस सी। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो सी से सी तो वैसे भी कैंसिल हो ही जाना है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो चीज मैं बता रही हूं, तो इसमें प्लस सी नहीं लगता है, ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो ये अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सो देखिए एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी मेथड्स हैं वो आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल की ही लगेंगे, सॉल्व करने का सेम तरीका है, बस यहाँ पर एक चीज आ जाती है, लिमिट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन से आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इतने पार्ट को आप उठाओ, यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन करो, सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन है, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, a और b की वैल्यू आप फाइंड करो और यहाँ पर इसकी जगह पे आप वो वैल्यू रख दो जो आपने फाइंड करी है, a की और b की, और ये रख दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस यहाँ पर ये -1 to 2 रखा हुआ है। अब एक चीज का ध्यान दो कि आप आराम से ब्रैकेट लगाओ, ये लिमिट जो है ये लिमिट आप यहाँ पर रख दो और आराम से जैसे आप सॉल्व करते हो, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन ये माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 और ये 2 बाहर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 2। अब चाहो तो लॉग के फॉर्मूले लगा दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई मत करो, पहले तो लिमिट ही रख दो। सबसे पहले रखाएगी अपर लिमिट, तो पूरे के अंदर सबसे पहले 2 रखो एक्स की जगह पे, तो यहाँ पर देखो 2 + 1 ये 3 आ गया और यहाँ पर 2 + 1 ये 4 आ गया। तो अपर लिमिट, और हमेशा ब्रैकेट लगा के चलो, अपर लिमिट पूरी रखो, पूरा ब्रैकेट लगाओ, फिर बीच में माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट रखो। इस तरीके से काम करोगे तो गलती नहीं होंगी, और जनरली यहाँ पर गलती होती है। और खासकर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपकी लिमिट कहीं पर भी 0 है, राइट, कहीं पर भी 0 है, यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे, फिर भी आप रखो,
ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई भी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये अपर लिमिट रख दी अपन ने, बीच में माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट क्या है 1, तो x की जगह पे आप 1 रखो, तो 1 + 1 ये 2 हो गया, 1 + 2 ये 3 हो गया। ठीक, अब आप आराम से इसको सॉल्व कर लो, इसको पूरा अपन ने लिख लिया, ये हो जाएगा देखो 4 4 जार ये 16, क्योंकि n log m की डिग्री n हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। बस अब आराम से आप देखो, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अपन ने इन दोनों को अलग कर लिया, ये माइनस साइन कॉमन लेके, यहां पर आप log m + log n का फॉर्मूला लगा के log m × n 16 2 32, और आराम से इसको फिर से log m - log n का फॉर्मूला, तो log m/n, काम खत्म। तो सॉल्व करने का सेम तरीका है आपका, बस यहाँ पर लिमिट आ जाती है। तो लिमिट रखते समय बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझसे भी क्लास 12th में जब मैं ये पढ़ती थी तो मुझसे भी लिमिट रखने में ज्यादातर गलतियां होती थी। ठीक है, तो इसलिए लिमिट रखते समय गलती नहीं करना है। चलिए, सो अब अगला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x अपन 1 + x², इस पर भी अपन ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको 0 to 1 लिमिट दिख रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² नहीं होता क्या? होता है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सो यहां पर अपन ने क्या किया, tan इनवर्स x को t सपोज कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो यहां पर dt की जगह पे dx/1 + x² दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा है। अब एक चीज का ध्यान दो, दो चीजें आप कर सकते हो, चाहो तो लिमिट एज इट इज लेके चलो, ठीक है, समझ में आ रही बात, या फिर आप क्या करो, लिमिट को पहले ही चेंज कर लो। समझ रहे बात को? जैसे कि यहां पर आपने जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाया, यहां पर तो आपकी लिमिट एज इट इज है, लेकिन जैसे ही आपने इंटीग्रेशन, देखो इन क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप t को x में चेंज कर रहे हो, तो या तो पहले आप इसको पूरा का पूरा चेंज कर लो, या फिर क्या करो, लिमिट भी तुरंत चेंज कर लो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, खास करके डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप क्या करो कि लिमिट वहीं के वहीं चेंज कर लो। सो यहां पर देखो, इसको अपन ने सब्स्टिट्यूट करा, ये सब कुछ आ गया, तो यहां पर अपन ने टी डी टी लिख दिया और ये इंटीग्रेशन लगाया, लेकिन ये लिमिट भी चेंज करो तभी। तो t इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, सबसे पहले आपने क्या रखा, 0 रखा, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो t की जगह यहाँ पर 0 की जगह पे 0 आ गया। ठीक है, फिर आपने 1 रखा, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो यहाँ पर 1 की जगह पे π/4 आ गया, तो लिमिट भी तुरंत चेंज कर लो, टेंशन फ्री। ठीक है, अब आप t को आराम से इंटीग्रेट कर लो, तो t² आ गया, ये लिमिट अपनी है। सबसे पहले आप अपर लिमिट रखो, तो यहां पर आपने अपर लिमिट रखी, फिर बीच में माइनस, और फिर आप लोअर लिमिट रखो 0, 1/2, ये अपॉन वाला 2 था, ये अपन ने पहली बार कर लिया था, और आराम से उसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब लगा रहे हो आप डेफिनेट इंटीग्रल में, तब हमेशा ध्यान रखना कि लिमिट आप तुरंत के तुरंत चेंज कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे आपके क्वेश्चन बड़े ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एग्जांपल देखेंगे अपन। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनका ध्यान रखना है, जैसे कि ये a to b है f(x) dx, तो a to b f(t) dt। ठीक है, इसके बाद देखो कि अगर मान लो यहां पर आपको दिख रहा है a to b है, अगर आप इसको b to a कर देते हो, तो यहां पर आप एक माइनस साइन लगा सकते हो। मान लो कोई नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप लिमिट ऊपर से नीचे कर दो, नीचे से ऊपर कर दो, तो माइनस साइन एक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मान लो लिमिट्स, जैसे यहाँ पर है 1 से लेके 3, तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर f(x) dx है, तो आप इसको क्या, जैसे यहाँ पर a to b है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 3, बीच में 2 है, तो 1 से लेके 2 तक अलग ब्रेक कर सकते हो, 2 से 3 अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर वही है कि ये क्या है, a to b है, तो हमने क्या किया, बीच में हमने ले लिया a और b के कोई पॉइंट c, तो यहाँ पर क्या किया, a to c कर लिया और c to b कर लिया, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती भी है, और ये वाली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये भी कई बार यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, a to b f(x) dx, तो ये जो दोनों आपकी लिमिट है, इन दोनों का सम -x, समझ गए, यहाँ x है ना, तो x की जगह पे दोनों ही लिमिट का सम -x, ये भी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या, अगर 0 to a है, तो यही वाली प्रॉपर्टी है ना, इसी तरीके से लगा हुआ है, 0 + a, तो a ही हो जाना है, तो ये a - x। ठीक है, और बाकी अपनी लिमिट एज इट इज रहेंगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या है, 0 to 2a है, तो 0 to a, और यहाँ पर f(x) dx, यहाँ पर f(2a - x dx), ये वाली प्रॉपर्टी। अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर 7 वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी 2 पार्ट में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 to 2a f(x) dx, तो 0 to a f(x) dx, यानी यहाँ पर आप इसको हाफ कर सकते हो, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ गए बात को, तो इसका भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये बड़ी ही अच्छी आपकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपकी 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि देखो, अगर फंक्शन में आपने -x रखा, आपका फंक्शन f(x) है, ठीक है, और x की जगह पे अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखी, तब भी वो फंक्शन आपको f(x) ही दे रहा है,
तो वो आपका इवन फंक्शन है, राइट। और अगर फंक्शन में आप नेगेटिव एक्स रख रहे हो और आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है तो वो आपका ऑड फंक्शन है। ये चीज का ध्यान दो। इसको देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इवन फंक्शन है, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो ये ऑड फंक्शन है, राइट। समझ गए बात को। तो कंडीशन क्या बनती है, जब आपका फंक्शन इवन है तब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है माइनस ए टू ए, तो माइनस वन टू वन, माइनस टू टू टू, सेम नंबर सेम होगा, बस एक नेगेटिव होगा, ये नीचे वाला। तो माइनस ए टू ए है तो उस कंडीशन में यहाँ पर टू का आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक, जब फंक्शन आपका इवन है। और फंक्शन अगर ऑड है तो कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी भी है अच्छी, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए अब प्रॉपर्टीज पर ही एक जो है क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो सेम इस क्वेश्चन की बात नहीं करी, इसी तरह के मॉडल्स वाले जो क्वेश्चन है वो तो पूछे जाएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, माइनस वन टू टू, और ये क्या है, मॉडल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है ये कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है ये हम देखते हैं, यानी मॉडल्स फंक्शन ऑब्वियसली ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर अपन एक्स क्यूब माइनस एक्स उठाया, एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसको अपन ने सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, तो यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन आया, एक्स इक्वल टू प्लस वन आ गया। तो एक्स की अपने पास 3 वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है कि माइनस वन से लेकर 2 के बीच में अगर देखा जाए तो देखो यही अपन ने यहाँ पर लिखा, माइनस वन से लेकर 2 के बीच में अगर बात करें तो माइनस वन तो अपना आ गया, 1 भी है और 0 भी है, तो ये अपन ने 1 लिख लिया और ये अपन ने 0 लिख लिया। समझ गए बात को। तो मॉडल्स फंक्शन ऑब्वियसली ब्रेक हो रहा है, और ऑब्वियसली ब्रेक होता भी, अगर मॉडल्स फंक्शन की आप डेफिनेशन भी देखोगे तो अगर मॉडल्स एक्स है, मॉडल्स एक्स की अपन बात करें तो ये माइनस एक्स रहेगा कब, जब एक्स इज लेस देन 0, और ये पॉजिटिव एक्स रहेगा जब एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मॉडल्स फंक्शन की डेफिनेशन हमने को पता है। चलिए अपन तो अपनी लिमिट की बात करते हैं कि माइनस वन टू 0 जो डेफिनेशन है वो तो है ही है, बट अपन ये देखेंगे कि ये जो अपना फंक्शन है ये माइनस वन से 0 के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि मॉडल्स तो अपने को बाहर निकालना है। तो माइनस वन से 0 के बीच में देखेंगे, तो माइनस वन से 0 के बीच में आप यहां पर कोई भी वैल्यू रखिए एक्स की, माइनस वन से 0 के बीच में, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। देखो मॉडल्स क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा कुछ वैल्यू के लिए। तो माइनस वन से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठाइए और एक्स क्यूब माइनस एक्स इसमें आप वैल्यू रख के देखिए, तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमने मॉडल्स से इसको बाहर निकाल के अपन ने पॉजिटिव ही लिखा, ठीक है। इसके बाद फिर 0 से 1, ये देखो इंटरवल बना 0 से 1, तो 0 से 1 में आप देखोगे तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ और आप इसमें रखो तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। एक्स क्यू माइनस एक्स में रख रहे हैं, मॉडल्स नहीं, क्योंकि मॉडल्स से बाहर आके तो वो पॉजिटिव आप कर लोगे। तो यहाँ पर रखा तो ये आपका माइनस देगा, तो यहाँ प्लस था तो अपन ने यही माइनस लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस वन टू 0 पॉजिटिव, 0 टू 1 नेगेटिव। अब 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ और अपना एक्स क्यू माइनस एक्स में वैल्यू रख के देखो, तो वैल्यू रखने पे आपको मिलेगी एक पॉजिटिव वैल्यू। तो ये एक्स क्यू माइनस एक्स अपन ने पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ एक्स क्यू माइनस एक्स पॉजिटिव, एक्स क्यू माइनस एक्स नेगेटिव और एक्स क्यू माइनस एक्स पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि ये मॉडल्स से बाहर आ गया है तो आराम से इंटीग्रेट करो, बस लिमिट अलग अलग है तो लिमिट अच्छे से रखो और आराम से इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। तो देखो अब ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी का यूज होगा। आपने यहाँ पर देखा 0 टू ए, 0 टू ए, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, 0 टू ए की जगह पे क्या है, पाई है, तो x की जगह पे सभी जगह पाई माइनस एक्स लिखो। देखो ये a है तो a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, तो a की जगह पे पाई है, सभी जगह पाई माइनस एक्स, x की जगह पे पाई माइनस एक्स। अब आप देखोगे ये पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस पाई एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस पे स्क्वायर लगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पाई के साथ साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया तो पाई साइन एक्स, एक्स के साथ साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है वो, अब अपन ने इसको स्प्लिट कर लिया, इसके साथ डिनोमिनेटर पूरा अलग, ये इसके साथ डिनोमिनेटर ये पूरा अलग, अलग अलग हो गए। ये अपनी लिमिट 0 टू पाई, ये अपनी लिमिट 0 टू पाई। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये वही है जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इसकी जगह पे अपन ने आई लिख दिया। अब इस आई को इधर ले आओगे तो ये 2i हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर कर दो। अब आप बताओ क्या आप इसको आराम से इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो आपका cos x है
तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो होता है आपका sin x, हालांकि माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस तो अपन इधर उधर कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, cos x को अपन ने t सब्स्टिट्यूट किया, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, और ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, cos x को हमने क्या ले लिया, t, ठीक है, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, और इसके बाद ये माइनस डी टी, और ये साइन एक्स अपना आ गया। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे ये जो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे ये आ गया अपना माइनस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने पूरा टी में ले आए, लेकिन लिमिट अपनी क्या है, एक्स की ही लिमिट है, तो लिमिट को भी अपन चेंज कर रहे हैं, तो यहीं पर वैल्यू रख दो, काम खत्म। तो अपन ने क्या किया, पाए है तो एक्स की जगह पे आप पाए रखो, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो टी की जगह पे -1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया अपना -1 पाई की जगह पे। इसके बाद यहीं पर अगर आप 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये जो 0 था इसकी जगह पे आ गया अपना इधर पर 1, सॉरी, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन अपना पहले से ही, क्योंकि ये माइनस साइन एक्स था ना, तो ये वाला माइनस अपना बाहर है। अब जैसा कि अपने प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर कोई माइनस हटाना है तो अपनी जो लिमिट है उनको इंटरचेंज कर दो, तो ये -1 to 1 था तो अपन ने 1 to -1 था तो अपन ने -1 to 1 कर दिया, और इस माइनस साइन को हटा दिया, माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अपन ने लगा दी इस 2 को हटाने के लिए, क्या था अपना कि यहाँ पर आप देख रहे हैं -1 to 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने करा 0 to 1 और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अपन ने एक प्रॉपर्टी शुरुआत में लगाई, फिर यहाँ दूसरी लगाई, और यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी लगाई। ये -1 to 1 था, हमने इसको लिख दिया 0 to 1, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 से ये 2 चले गया। अब देखो i इक्वल टू ये आ गया, इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर दोगे, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ t है तो ये t, और लिमिट भी अपनी t की है, यहाँ पर वैल्यू रख दी, tan इनवर्स 1 होता है π/4, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो यहाँ पाई ऑलरेडी था तो ये हो गया π²/4, ठीक है। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर 7 है, देखिए हमने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, हमने मेन जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन हालांकि हमने कई सारे फिर भी कवर किए हैं, ताकि मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आप खुद से सारे क्वेश्चन को कर सकें, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप एग्जाम में उन क्वेश्चन को करके आ पाएंगे। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट है, अभी एग्जाम के हिसाब से अगर बात करें। बाकी सारे कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिए, सारे फॉर्मूले जो हैं वो अपन ने देख लिए, तो ये समझ लीजिए ये चैप्टर आपका खत्म है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।